हम कहते थे हमको खदान में काम नहीं करना है। हमारी मौत के जिम्मेदार भी आप ही होंगे, आप ही होंगे हमारे मौत के जिम्मेदार। चाचा आप ही होंगे हमारे मौत के जिम्मेदार। Then he slaps me and I cry. जैसा हमने सुना है कि जो शूटिंग होती है मतलब कई बार बहुत ही लेट नाइट तक भी चल सकती है, तो क्या अक्षय कुमार वहाँ भी डिसिप्लिन है कि नहीं 8 बजे तक मैं घर चला जाऊंगा, इसके बाद मैं शूटिंग नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, इतने सपोर्टिव हैं। एक तो चंक था इस फिल्म मिशन रानीगंज में जिसमें सर को पूरा भीगना था, क्योंकि वो जब ज़मीन से निकल के आते हैं तो रिक्वायरमेंट है कि आप ज़मीन से आए तो पूरे भीगे हुए हो। आप मानोगे नहीं, हमने लंदन में शूट करी थी फिल्म, यॉर्क में, यॉर्कशायर में और लुटन में। तो यॉर्क में रात को टेम्परेचर एकदम फॉल हो जाता है यूरोप में, है ना, तो माइनस टेम्परेचर में अक्षय सर पूरे भीगे हुए हैं। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। मैं जोन में था, अपने ऑडिशन देता रहता था, काम ढूंढता रहता था। पापा बोलते थे बेटा फॉर्म आ गया है पीडब्ल्यूडी का, भरेगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहाड़ के गौरव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक्टर हैं नीरज नेगी जी हैं और मैं इनका स्वागत करूं उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हाल ही में अक्षय कुमार की एक मूवी रिलीज हुई है मिशन रानीगंज, जिसमें उन्होंने एक माइनर का किरदार निभाया है, बहुत ही बखूबी आपने निभाया है और हम चर्चा में इनके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी सरिता जी। नीरज, आप पहाड़ से आते हैं, काशीपुर से नीरज जी हैं और आप पहाड़ से एक ऐसी मूवी में काम करते हैं अक्षय कुमार जिनको कौन नहीं जानता है, और इस मूवी के बारे में आई थिंक आप सभी जानते होंगे, एक रियल स्टोरी है जिस पर ये बेस्ड है और इसमें आपने एक माइनर का किरदार निभाया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस मूवी के बारे में बताइए, जिन्होंने क्योंकि मूवी नहीं देखी है तो वो भी समझ सकें कि किस तरह की मूवी है जिसमें आपने काम किया है। पहली बात तो सरिता ये है कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने एक बायोपिक में काम किया जो रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो 1989 में 13 नवंबर को आसनसोल में महावीर कोल्लरी में ये इंसिडेंट हो गया था। पानी मतलब ओवरलोड हो गया था माइंस के अंदर, ब्लास्ट सेक्शन में, मतलब ब्लास्ट जब हुआ तो 65 मजदूर जो थे कोयला खदान में वो फंस गए थे और कुछ तो कई तो मर भी गए थे पर कम मरे थे। बट अभी क्या था कि जसवंत सिंह गिल जी जिसका कैरेक्टर अक्षय कुमार सर प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने वो एक माइनिंग इंजीनियर थे, तो ये एक जुगाड़ था, उन्होंने मतलब इंडियन देसी जुगाड़ बोल सकते हो कि उन्होंने बोला कि एक कैप्सूल बनाएंगे, ज़मीन में ड्रिल करेंगे और उन 65 लोगों को बचा के लाएंगे और वो उसमें कामयाब हुए। तो इस वेलर के लिए उनको राष्ट्रपति जी से जीवन सर्वोत्तम रक्षा पदक भी मिला था उस टाइम पे। तो ऐसी फिल्म में काम करना एक प्राइड फीलिंग होती है और ये ऐसी एक कहानी है जो हिंदुस्तान के कई लोगों को पता ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। बिल्कुल, कई तरह के ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन वही है ना कि पर्दे पे नहीं दिखाई दिए या उतने फेमस नहीं हो पाए तो हम लोग नहीं जान पाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस फिल्म में आपने जिन लोगों के साथ काम किया, अच्छे अच्छे इसमें एक्टर्स हैं, बहुत ही रमे हुए एक्टर्स हैं। अक्षय कुमार की अगर हम बात करें तो कैसा लगा उनके साथ काम करके आपको, मतलब सेट पे कैसे रहते हैं, किस तरह का उनका नेचर? पहले तो मैं अपने जो मेरे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, टीनू सुरेश देसाई, जिन्होंने अक्षय सर के साथ रुस्तम बनाई थी, जिसके लिए अक्षय सर को नेशनल अवार्ड था पहला, उनके साथ मेरी ये फिल्म थी। ये अपने आप में प्राइड की बात थी और थैंक्स टू टीनू सर जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि अगर उनकी नज़र में मैं नहीं होता तो शायद पता नहीं अपॉर्चुनिटी मैं कैसे ग्रास्प कर पाता, है ना। तो थैंक यू सो मच टीनू सर, आई लव यू। द थिंग इज़ कि अक्षय सर के साथ काम करना एक लाइक ड्रीम बचपन से था, क्योंकि उनकी मूवीज़ देख के पले बड़े हैं, मतलब हेरा फेरी से लेकर पुरानी फिल्मों से लेकर उनकी कॉमेडी टाइमिंग एंड द वे ही लुक्स, जो उनको एक्शन जो वो करते हैं, लाइक ट्रिमेंडस। कैसे, मतलब वो काफी सीरियस हैं सेट पे रहते हैं, मतलब नेचुरली लाइक वो कॉमेडी है, मतलब ही इज़ वेरी फनी, मतलब अगर आप सीरियस हो तो वो आपको फ़नी कर देंगे, मतलब इतना चिल कर देते हैं वो आपको। एंड ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, हमेशा सेट पे टाइम पे आएंगे, जब तक उनके शॉट्स खत्म नहीं होंगे वो जाएंगे नहीं, क्योंकि जब भी वो आते हैं ना शूट एकदम टाइम पे फट खत्म हो जाता है। लाइक ही हैज़ गॉट अ मास्टरी ऑफ टाइम। अगर 9 बजे का शेड्यूल है तो 9 बजे ही बी डॉट देयर, है ना, 6 बजे तक वो पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, बस लंच के टाइम पे जाएंगे, उससे पहले जब तक उनका शॉट्स नहीं होंगे वो सेट पे रहेंगे आपके साथ। अच्छा, जैसा हमने सुना है कि जो शूटिंग होती है मतलब कई बार बहुत ही लेट नाइट तक भी चल सकती है, तो क्या
अक्षय कुमार वहाँ भी डिसिप्लिन है कि नहीं नहीं 8 बजे के बाद मैं घर चला जाऊंगा, इसके बाद मैं शूटिंग नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, इतने सपोर्टिव हैं। एक तो चंक था इस फिल्म मिशन रानीगंज में जिसमें सर को पूरा भीगना था, क्योंकि वो जब ज़मीन से निकल के आते हैं तो रिक्वायरमेंट है कि आप ज़मीन से आए हो तो पूरे भीगे हुए हो। आप मानोगे नहीं, हमने लंदन में शूट करी थी फिल्म, यॉर्क में, यॉर्कशायर में और लूटन में। तो यॉर्क में रात को टेम्परेचर एकदम फॉल हो जाता है यूरोप में, है ना, तो माइनस टेम्परेचर में अक्षय सर पूरे भीगे हुए हैं, है ना, और वो चंक्स हैं और लेट भी हो रहा था, ठीक है, बट सर वहाँ पे खड़े रहे। तो मैं बोलता हूँ कि इतना बड़े स्टार हैं, इस पोजीशन पे हैं, है ना, तब भी मतलब वो इतने सिंपल हैं, हम्बल हैं। और बीच बीच में ना वो लाइट करने के लिए हमसे पूछते भी थे कि बेटा कहाँ से हो, क्या करते हो, किस जगह से आए हो, यू नो, कभी कभी हाँ मतलब कंधे पे कभी हाथ रख लिया, जैसे शॉट के बीच में पूछते थे वो कि अच्छा बेटा पापा क्या करते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और उनको देखना हमेशा एक सीखना था। मतलब मेरे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर के लिए उनको देख के मन में रहता था मैं इनसे ना सब कुछ चोरी कर लूँ इनका, तो वो मेरे अंदर भी आ जाए मतलब। नहीं बिल्कुल। और दूसरा जैसा आपने कहा कि जिस फिल्म के डायरेक्टर आपने नाम बताया, टीनू सुरेश देसाई। सुरेश देसाई जी, उन्होंने आपको मौका दिया, तो ये मौका कैसे मिला, मतलब कि कैसे आप इस फिल्म तक पहुंचे हैं, कैसे वो आपको रोल मिला, ये थोड़ा सा सफर बताइए। तो 19 में मुंबई गया मैं, तो मैं स्ट्रगल कर रहा था जैसे हर कोई एक्टर करता है। मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं मुंबई में, तो काम ढूंढ रहा हूँ, ऑडिशंस दे रहा हूँ, लाइंस में लग रहा हूँ। तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका था मुंबई में सुबह 9 से 9। 19 कब की? 89 2019 2019 सॉरी, मेरी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ 2019 में मुंबई चला गया था। तो 19 में भटक रहा था, कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहा था, बट मुझे पता लगा कि टीनू सर ने रुस्तम बनाई है, किसी के थ्रू पता लगा मेरे को। तो कोइंसिडेंटली वो एक दिन एक कैफे में बैठे थे, मुझे दिख गए। तो आई वेंट टू टीनू सर एंड आई टॉक टू हिम, आई स्पोक अबाउट मी। मैंने बोला सर माय नेम इज़ नीरज, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड आई एम अ वेरी गुड एक्टर, आई एम अ ट्रेंड एक्टर सर, ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, सीख के आया हूँ, पढ़ लिख के आया हूँ, एंड आई वॉन्ट टू वर्क विद यू सर बिकॉज लाइक आई एम अ गुड एक्टर सर। तो ऐसा होता है ना कि एक बड़े डायरेक्टर से आप बात करते हो और यू नेवर नो कि मतलब उनके पास कितने लोग आते होंगे और क्या कौन किसको याद रखता है। तो बस मैं तो मासूम बच्चे की तरह गया और बोला मैंने उनसे ऐसा, ठीक है, बस बात खत्म। और उसके बाद फिर शायद 6 महीने बाद मुझे एक बार दोबारा दिख गए थे, तो मैंने उनको फिर से पिंग करके बोला, भूल चुके थे मेरे को, तब भी फिर से मैंने याद दिलाया सर मैं आपको मिला था ना उस टाइम पे 19 में, मतलब स्टार्टिंग में। बोला हाँ हाँ हाँ, देन कट। उसके बाद मेरे सर से कोई टच नहीं है, किसी से कोई टच नहीं है। देन कोविड पीरियड आ गया था, मैं भी उत्तराखंड आ गया था वापस, तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म बना रहे थे हम लोग। उस दौरान क्या हुआ कि एक आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो, मैंने एज एन एडी भी काम किया है। तो मैं नेटफ्लिक्स का एक शो कर रहा था, उसकी देहरादून में शूटिंग चल रही थी, तो ऑलमोस्ट शेड्यूल खत्म हो गया था। तो ये बात है 2022 की, ठीक है, ये बात है अप्रैल एंड की। तो अप्रैल एंड में जब मैं शूट कर रहा था तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द डायरेक्टर टीनू जी, आई वॉज शॉक्ड। पहले मैंने बोला कि इज दिस टीनू देसाई, मतलब जिनसे मैंने 2 साल पहले बात करी थी। तो ही टोल्ड मी नीरज आई हैव अ गुड कैरेक्टर, इसका नाम है बाकीलाल, अक्षय सर के साथ फिल्म है, हम चाहते हैं कि हम तुम्हें ऑडिशन करें। तो मेरे को उनकी टीम से फिर स्क्रिप्ट आई। तो मैं ऋषिकेश में था, मैं फट से मतलब मैंने कैसे भी करके सीन्स तैयार किए। मैंने कहा यस सर, हाँ 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 मेरे को करना है बस करूँगा। कह रहा हाँ नीरज रिलैक्स, ओके विल टेक योर ऑडिशन, डोंट वरी, यू सेंड योर ऑडिशन। तो 2 सीन्स थे, एक बड़ा इमोशनल सीन था मेरा, बाकीलाल का जो मेन सीन है वो लकीली मतलब आई एम ब्लेस्ड, वो सीन इस फिल्म के ट्रेलर में भी आया है। तो अगर आप ट्रेलर में आते हो तो आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस लगता है कि आपके कैरेक्टर में कुछ पोटेंशियल है, तभी डायरेक्टर ने वो डाला भी है। तो वो फिर क्या हुआ कि सर का ऑडिशन दिया, फिर फिंगर्स क्रॉस थे। उसके बाद भी लुक टेस्ट हुए, स्क्रीन टेस्ट हुए, है ना। पहले ऐसा भी हुआ बीच में कि नीरज शायद बाकीलाल तुम्हें नहीं भी मिल रहे, मैं भी, तो मैं डरा हुआ था। तो बाद में फाइनली जब मिला तो मैंने घर वालों को बताया, फिर उन्होंने बोला पासपोर्ट है तुम्हारे पास, तो हम लंदन शूट करेंगे इसको। तो आई गॉट मोर एक्साइटेड, मैंने कहा वाओ। तो दिस इज हाउ आई गॉट द रोल बिकॉज ऑफ द माई डायरेक्टर। बाकीलाल के इस कैरेक्टर के लिए बहुत सारे और भी होंगे वहाँ पे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑडिशन दिया होगा। जब आप इतने सारे लोगों में से चुनकर आते हैं तब कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, मतलब मैं अभी नाम रिवील नहीं करूँगा, बहुत नोन फेसेस हैं जो इस कैरेक्टर के लिए सर की नज़र में भी थे, और एंड दे आर वेरी एस्टैब्लिश्ड। मतलब मैंने तो फिर भी मैंने इतने ऐसे काम अभी इतना भी नहीं करा था कि एकदम नोन हो जाऊँ। कर रहा हूँ, मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, एड्स भी करे हैं मैंने काफ़ी, एडिडास के, होंडा शाइन का भी जिमी शेगिल सर के साथ किया, वो भी चल रहा है। बट फिर भी वो लोग ऑलरेडी अच्छे प्लेटफॉर्म पे और अच्छा कर रहे हैं। बट इट वाज अ ब्लेसिंग, मतलब सर ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया, यू नो, मेरा ऑडिशन में भी उनको इतना अच्छा लगा, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जी, काम बोलता है। अच्छा, आप, मैंने सुना है आप इंजीनियर भी रहे हैं, तो ये इंजीनियर से एक्टर कैसे हो गए? पता नहीं, मतलब क्या होता है कि मैं जिस शहर से आया हूँ ना, एक्सपोजर नहीं था मेरे पास। पर अगर आप मेरी मम्मी से भी पूछोगे कभी या किसी से भी पूछोगे ना, तो वो बोलती है कि नीरज बचपन में एक ही चीज़ बोलता था, अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन। मतलब मेरे को जब मैं बोल भी नहीं पाता था ढंग से, तो छोटे में ही उनकी टीवी में फिल्में देखता था मैं, जैसे लाल बादशाह आती रहती थी टीवी पे, वो देख ली, तूफान देख ली, शोले देख ली, है ना। तो उनकी मिमिक्री करता था मैं कभी। फिर मैं शाहरुख खान जी की फिल्में बहुत देखता था, बादशाह मैं बार बार देखता रहता था।
तो और मेरे घर में किताबें इतनी नहीं मिलेंगी आपको जितनी सीडीज़ मिलेंगी। आज भी मैंने वो सजा के रखी हुई हैं सीडीज़। तो चस्का था, कार्टून्स देखता था, ये सब करता था। तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया रुड़की से, तो मैं कर रहा था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज़। तो करते 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 मुझे ड्रामा स्कूल के बारे में पता लगा और लकीली मेरा ड्रामा स्कूल में एडमिशन हो गया। देन घर वालों को कॉन्फिडेंस आ गया कि इसके अंदर तो एक्टर है, तो ही कैन डू इट प्रोफेशनली। तो वहाँ से मेरी तो जर्नी कैसे लगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आप मतलब इस तरह की जगह से जहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज होती नहीं, उतने मतलब स्कोप नहीं होता कुछ करने के लिए, तो वहाँ से कैसे आपको लगा कि आप मतलब एक्टिंग में अच्छा कर सकते हैं? कहाँ से फिर आपने सीखा, कैसे किया? तो बेसिकली एक मेरे अंदर पैशन था। अगर आप पैशन आपका सच्चा हो तो आप पहुंच ही जाते हो अपनी जगह तक कैसे भी करके। तो ढूंढता था, देखता था वर्कशॉप्स कहाँ होती हैं, एक्टिंग कहाँ सिखाते हैं, एनएसडी क्या होता है, ड्रामा स्कूल क्या होता है। बीइंग एन इंजीनियर मेरे को पता नहीं था, ये सब मेरे लिए टेक्निकल टर्म्स थे, मतलब फ्रेंच था मेरे लिए ये सब कुछ। पर ढूंढा मैंने अपने आप, दौड़ा भागी करता था, है ना। तो वो करते 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 ड्रामा स्कूल में जब हो गया तो एक रास्ता मिल गया। पर उसके लिए भी मैंने फिर थिएटर किया था। मेरा मेन मोटिव सिनेमा ही था हमेशा। पर क्या है कि एक्टिंग के लिए आप आपने सीखा, देन थिएटर किया, हाँ, देन ऐसे तो मुझे लकीली ओमपुरी साहब, पीयूष मिश्रा जी, रघुवीर यादव जी, है ना, गोविंद नामदेव जी, दे वेरी बिग नेम्स। तो इन लोगों ने पढ़ाया, तो वैसी एक ब्लेसिंग हो गई, इन लोगों ने पढ़ाया। तो पर सिनेमा में फिर भी कुछ नॉलेज नहीं थी। मुंबई के अंदर ऑडिशंस अपने आप ही क्रैक करने लग गया, ढूंढने लग गया, भटका हूँ। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप इस तरह के करियर को चुनते हैं कि नहीं मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है, देन उसके बाद कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वक्त लग सकता है या कितना वक्त लगेगा आपको नहीं पता, आप कब एक स्टेज पे आके मतलब सक्सेसफुल होना शुरू होंगे, तो कहीं ना कहीं रिस्क होता है। अगर आप ये नहीं बन पाए तो आपने ऑलरेडी जो बीटेक किया ना आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो वो चीज़ भी आपका नहीं हो पाएगा, आप दोनों चीज़ से चले जाएंगे। और थर्डली आपके पेरेंट्स, उनकी गुस्सा अलग सहनी पड़ेगी। तो ये भरोसा कैसे आया कि आप जो है मतलब सक्सेस हो जाएंगे, ये विश्वास कहाँ से आया था आपके अंदर? मेरी सबसे बड़ी मेरी जो पावर है वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। उन्होंने मतलब हमेशा सपोर्ट किया मेरे को। तो आज भी मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके साथ बैठा हूँ, उन्हीं की वजह से बैठा हूँ। बहुत स्वीट है, मतलब अंदर से बाहर से दिखाते थे कि फॉर्म। अभी भी मैं जैसे मुंबई में कुछ सालों पहले फ़ोन करते थे बीच बीच में, मैं अपने मैं जोन में था, अपने ऑडिशन देते रहता था, काम ढूंढता रहता था। पापा बोलते थे बेटा फॉर्म आ गया है पीडब्ल्यूडी का, भरेगा क्या? मैं बोलता यार पापा 3 साल हो गए। उत्तराखंड में से भी सरकारी जॉब्स की फॉर्म ही करेक्ट, भरते मैं बोलता था अभी जोन में हो पापा, ट्रस्ट करो, कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दूंगा। तो मेरे हाँ पेरेंट्स ही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि अगर वही अलाउ नहीं करते तो मेरा भी टूटता ना अंदर से। बट स्ट्रेंथ है वो मेरी, उनकी वजह से आई बिलीव मैं यहाँ हूँ। ठीक है। इससे पहले, इस मूवी के पहले और क्या क्या आपने किया हुआ है? इससे पहले मैंने एक फिल्म आई थी लिटिल बेबी 2018 में प्रियांशु चटर्जी के साथ, उसमें मैंने एक ठीक कैरेक्टर किया था। और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने भी एक वेब शो किया था राजन डीके के साथ, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे। उसके बाद मैंने कई एड्स किए, अभी जैसे बताया होंडा शाइन का किया, एडिडास का किया, लेंसकार्ट का किया। फिर एक वेब सीरीज़ है 4 मोर शॉर्ट सीजन 3। तो लॉकडाउन का टाइम पे मुझे उसमें एक कैरेक्टर मिला था, बट वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। बट उससे मैं क्या था कि आपके पास जब काम नहीं होता है, लॉकडाउन के टाइम पे वैसे भी काम नहीं था, तो मैं भाग जाता था। मतलब मैं काशीपुर से, वैसे मुंबई से कॉल आया कि आपका हो गया है, तो मैं सीधे भाग जाता था, ठीक है काम करके आते हैं। और उसके बाद मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो गई। क्या हुआ, जब मैं 4 मोर शॉर्ट्स का एक छोटा सा पार्ट करने गया, वहाँ से मुझे चीज़ें पता नहीं अपने आप कनेक्ट हो गई। मुझे ये शो मिल गया जिसमें मैंने एज एन एडी काम किया 100 दिन, इसमें राजकुमार राव थे, ठीक है। तो ये किया मैंने। उससे फिर एक वेब शो मिल गया मेरे को शिक्षा मंडल करके, तो वो भी किया मैंने, वो व्यापम स्कैम के ऊपर था, उसमें भी मेरा एक सेकेंडरी अच्छा कैरेक्टर था। उसके बाद फिर ये फिल्म मिल गई, है ना। तो फिर चीज़ें मतलब अपने आप ही कनेक्ट हो रही हैं अच्छे से। ठीक है, आगे किस तरह से आप देखते हैं इस मूवी के बाद, आप मतलब और किन के साथ काम करना चाहेंगे? कोई एक्टर या कोई डायरेक्टर जो आपको लगता है कि आपके पसंदीदा है? अमिताभ बच्चन सर, जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरा तो ड्रीम है अमिताभ सर के साथ स्क्रीन शेयर करना, है ना। शाहरुख खान सर, उसके मतलब शाहरुख खान सर भी हैं इक्वली, बट पहले मेरी ख्वाहिश अभी अमिताभ बच्चन सर के साथ भी है सबसे पहले। आपने शाहरुख खान का नाम लिया और आपने ये भी बताया था कि उनकी जो मूवी सबसे ज्यादा आपने देखी है वो थी बादशाह। तो आप सबसे अच्छी मिमिक्री किसकी कर लेते हैं, कौन से एक्टर की? कौन से एक्टर की? हाँ, मैं शाहरुख सर की भी कर सकता हूँ। कुछ अगर करके आप दिखाना चाहें, कोई भी ऐसा डायलॉग जिसको आप बहुत अच्छे से, या ऑडिशन में आपने कभी कोई ऐसा डिलीवर किया हो, तो अगर आप थोड़ा सा टैलेंट जैसे चक दे इंडिया का, मुझे हमेशा उनका वो चंक अच्छा लगता है, जब लड़कियों को मोटिवेट करते हैं तो वो वैसे बोलते थे 70 मिनट है तुम्हारे पास, तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे ख़ास 70 मिनट। मैं ये नहीं कहूँगा ऐसे खेलना वैसे खेलना, मैं बस ये कहूँगा दिल से खेलना,
क्योंकि आज तुम जो भी करोगे इस मैच में वो तुम्हें जिताएगा। 70 मिनट है तुम्हारे पास। मेरा लाइंस पता नहीं, डायलॉग्स ऊपर नीचे हो गए होंगे, नहीं, बट बिल्कुल उतना ही आपने मैच्योर एंड सीरियसनेस के साथ बोला, ठीक है ना, वो जो टोन उनकी थी। और कोई कुछ ऐसा, कोई और डायलॉग उनका जैसे थोड़ा वैसा रहता है ना, किरण वाला, ऐसा कुछ? हाँ वो तो बड़ा तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। उनके मतलब जितना सीरियस वाले डायलॉग है आपको सारे। हाँ मुझे उनका सीरियस जोन बहुत ज़्यादा पसंद है। जब वो जैसे कभी कभी जैसे वो गुस्से में करते हैं ना, हे मदन चोपड़ा, नहीं लगता है ना, काइंड ऑफ, तो बड़ा अच्छा अंदर से ना, मतलब गूज़बम्प से आ जाते हैं। उनका इमोशनल भी काफी अच्छा लगता है, जो हाँ। उनकी आंखों में जो इमोशनल हाँ। जो आता है वो Correct. अलग ही है, मतलब जोन में Correct. चले जाते हैं। Correct. मतलब उनके लिए आई थिंक वो बॉडी यानी ये सब जो भागते हैं इसके पीछे आजकल लोग, वो नहीं, आई थिंक बस फेस ही बहुत कुछ है। करेक्ट है ना, बहुत कुछ गूज़बम्प्स आ जाते हैं, मतलब हाँ। उनकी मूवी में हम ऐसे देखते थे ना, कुछ होता है, कभी कुछ कभी हम खो जाते थे। मुझे भी याद है, मैंने बचपन में उनकी बहुत मूवीज देखी, आज भी देखती हूँ, ये चीज़ है। अच्छा, और बताइए आपका किस और चीज़ में इंटरेस्ट है? जैसे एक्टिंग तो है ही है, तो क्या मतलब सिर्फ यही है, इसके अलावा खाली टाइम में और क्या आप करते हैं? खाली टाइम में क्या करता हूँ, तो बेसिकली टाइम मिलता भी है कि नहीं? मिलता है बिल्कुल, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप अपने आप को जितना एक्सप्लोर करते हो उतना आप एनरिच होते हो। तो मेरे को बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है ना, बुक्स पढ़ता हूँ, और मुझे ट्रैवल करने का भी बहुत शौक है, और मैं सोलो इंसान हूँ, सोलो ट्रैवलर टाइप का हूँ, मतलब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहीं ऑटोफाइल अपने आप में ही रहना। हाँ, ऐसा रहना नहीं है, मुझे कहीं जाना होता है तो मैं किसी से ज़्यादा पूछूंगा नहीं, चलना है आप चलो, नहीं चलना तो मैं अकेले चल दूंगा वहाँ पे, है ना। और मुझे वॉक्स करना बहुत पसंद है अकेले, तो जब मैं अकेले वॉक करता हूँ तो मेरे को बड़े अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, तो मैं अकेले चलना पसंद करता हूँ। और यही चीज़ मैंने अपने मुंबई की जर्नी में भी इम्प्लीमेंट किया है। अकेले चला हूँ ना जब भी, बड़े अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। मतलब मुझे कहीं से गट इंट्यूशन आता है ना, गट फीलिंग आती है कि मेरे को यहाँ से काम मिल सकता है, भले ही वो कितना ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो। मैं डरूंगा नहीं कि मैं यहाँ जा नहीं सकता। लोगों को लगता है, लोग बोलते हैं कि पागल हो क्या, इस प्रोडक्शन हाउस में कौन जाता है, पहले कास्टिंग वालों से मिलते हैं, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। आई जस्ट गो बिकॉज आई बिलीव एवरी डोर यू नॉक यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू क्रिएट बाय योर ओन। तो मैं चले जाता हूँ। तो मेरी पहली मुलाकात ही, मतलब जब मैं मुंबई नया आया था, मेरे को राम गोपाल वर्मा सर मिल गए थे बैठे हुए कैफ़े में। मैं पोस्टर्स लगा रहा था एक प्ले के, ठीक है, तो राम गोपाल वर्मा सर में बैठे हुए थे। मैं गया उनके पास, मैंने हैंड शेक किया, मैंने कहा माय नेम इज़ नीरज, आई वांट टू वर्क विद यू, आई एम अ गुड एक्टर। देन ही वाज लाइक कौन है ये, मतलब ऐसा, मतलब देन हाँ, मतलब मैं ऐसे हेजिटेशन नहीं आपके अंदर, आप बोल देते हैं कि हाँ मुझे काम आता है, अगर आपको देना दे दीजिए, सिंपल। बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ, और मैं इतना कुछ सेक्रीफाइस करके, मेरे माँ बाप के इतने सारे इमोशंस हैं, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करके मैं इसके लिए आया हूँ। एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैंने अपनी क्राफ्ट सीखी है, और मैं ईमानदार हूँ, मैं डायरेक्टर के हिसाब से करूँगा, है ना, तो मैं करूँगा, तो उसके लिए मुझे कोई शर्म नहीं है। जैसे आप किसी को जॉब चाहिए होती है, वो रिज्यूमे भरता है, जॉब मांगता है ना कि आई नीड वर्क, तो वैसे ही मैं भी मांगता हूँ ईमानदारी से काम। और मुझे तो लालच है, जितने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, काम मांगने वैकेंसीज तो वैसे निकलती नहीं, आपको खुद ही बिल्कुल, तो यू हैव टू मेक अपॉर्चुनिटीज फॉर योर ओन। करेक्ट। तो बेसिकली मैं एक सोलो राइडर बोल सकते हो आप। समझ सकती हूँ। अच्छा, आपने जैसे कहा कि मतलब थाउजेंड्स मतलब लोगों ने इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस दिए थे, जिसमें आपका सिलेक्शन फाइनली होता है। तो ऐसे ही मतलब कई सारी मूवीज होती हैं जिसके लिए कई सारे बच्चे जाते हैं, अलग अलग स्टेट से जाते हैं, मुंबई में आते हैं, एक सपना लेकर आते हैं। अब आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले भी होंगे, जब उनको कुछ काम नहीं मिलता है तो क्या निराश हो जाते हैं, क्या करते हैं फिर, या लगे रहते हैं या वापस आ जाते हैं? किस तरह का माहौल आप मुंबई में देखते हैं इस तरह के बच्चों? पहले तो थैंक यू सो मच सरिता फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत, मतलब मेरे को बहुत पसंद है ये वाला क्वेश्चन। तो बेसिकली पहले तो मैं जितने भी सब लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग एक्टर, उनको एक ही चीज़ बोलूँगा, पहले तो हिम्मत करो, जज्बा रखो अपने अंदर। और दूसरी बात ये है, घबराने की बात नहीं है, पहले तो पक्का होके आ जाओ, मुंबई में करना है, और यहाँ पे पेशेंस चाहिए होगा आपको, समय लगता है। और कोई भी अगर आपको कॉन्फिडेंस डाउन करे, जैसे मैंने कम से कम 4000 ऑडिशंस दिए हैं, एक बात कह रहा हूँ, हाँ अभी तक, ठीक है, उनमें से मैं कम से कम 3900 ऑडिशंस पर रिजेक्ट भी हुआ हूँ, ये बोलता हूँ मैं आपको। पर अपना हौसला मैं कम नहीं करूँगा, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ अपने पे, पर एक भी आपका क्रैक होगा वो आपको कहाँ पहुँचा देगा, ठीक है, तो हताश नहीं होना है। और जैसे मैं, आपको मानोगे नहीं, मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया, ऐसा भी होता है, मैं गया तो जैसे आप फिट नहीं हो, यू लुक डाउन मार्केट, यू डोंट लुक अप मार्केट, तो ये एक लैंग्वेज बन गई है मुंबई में, अप मार्केट डाउन मार्केट। तो मेरे अंदर आता है कि
मैं एक एक्टर हूँ, आई एम ए ट्रेंड एक्टर, ठीक है, मुझे जैसे मोल्ड करोगे। नहीं ये क्या है वहाँ बेसिकली क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे कोई आप कोई ऐड के लिए जाते हो तो आप अप मार्केट दिख रहे हो, तो कोई ग्लैमरस सा ऐड है तो आप अप मार्केट नहीं दिख रहे हो, तो आपके लिए नहीं है ना। अब जैसे लुक्स मैटर, एक्टिंग का तो कुछ तो नहीं, पर ऐसा नहीं है, जो कई क्रिएटिव अच्छे मेकर्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं बाकेलाल किया, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, ठीक है। बाकेलाल जो है रानीगंज में रहने वाला एक मतलब बिहार बेस्ड लड़का है, ठीक है। आप उस कैरेक्टर को देखो, आपको कहीं से लगेगा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, आप बोलोगे नीरज तो बिहार का ही लड़का है, बाकेलाल नाम है उसका। तो मेरे डायरेक्टर को पता है, उसका विजन है, जो समझा कि नीरज एक एक्टर है, ट्रेंड एक्टर है, मैं उसको जैसे मोल्ड करूंगा वो होगा। इसलिए तो मैंने इसकी पढ़ाई करी है ना, एक्सेंट पकड़ना, बॉडी लैंग्वेज पकड़ना। तो मैं उन डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर से, सबसे, आप टाइप ना करो, आप मौका तो देके देखो, क्या पता किसके अंदर क्या पोटेंशियल छुपा हो। तो उन बच्चों से भी यही बोलता हूँ, अगर आप जाते हो हताश मत हो, बोलो उनसे कि मेरे को मौका दो, और पीछे पड़े रहो यार। किसी ने आपको बोल दिया ना कि नहीं होगा, नहीं होता, आप जाओ अभी यहाँ से, आप उससे मत मिलो, उसके दूसरे बंदे से मिल लो, क्या पता वहाँ से आप घुस जाओ अंदर, है ना। और एक और तरीका आपको बताता हूँ, जो लोग नया करने आ रहे हैं, आप प्लीज़ बस कास्टिंग डायरेक्टर्स पे ही रिलाई नहीं करिए। सी आई रिस्पेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स, मैं अभी तक मैं काम मांगूंगा उनसे और जाता हूँ, मैं भी जाऊँगा, बट अपने तरीके चेंज करके देखो, ठीक है। कास्टिंग भी एक तरीका है, कास्टिंग डायरेक्टर के पास काम मांगना, बट आपको सपोज किसी XYZ डायरेक्टर के साथ काम करना है, जिसकी आपको काम पसंद है, आप रिसर्च करो। सपोज आपने उनकी कोई फलां फिल्म देखी, सपोज आपने मकबूल देखी, आपने उसका IMDb पढ़ा, क्रेडिट्स पढ़े, उसका फर्स्ट एडी कौन है, उसका सेकंड एडी कौन है, विशाल सर का DA कौन है, आपने वो पढ़ा। देन आप किसी फिल्म फेस्टिवल में गए, विशाल जी आ रखी है, उनकी टीम आ रखी है, आप उनसे इंटरेक्ट करिए। तो अपने तरीके आपको खुद मुहैया करने पड़ेंगे। अगर आप डिपेंड करोगे बस आप कास्टिंग वालों के पास जाके ऑडिशन लो, वहाँ तो बहुत सारा लोड्स ऑफ डेटा है, पता नहीं आप डेटा जो दे रहे हो कहाँ तक पहुँच रहा है ना। वो तो बस यही बोलेंगे ना, नहीं हुआ, बात खत्म। बट आप अपने एफर्ट्स मत छोड़ो और बी एट इट। बिल्कुल। आखिर में मैं चाहूंगी कि बाकीलाल ये जो कैरेक्टर है, और इसका जो सबसे मेन सीन जिसे हम कहेंगे बाकीलाल का, मूवी का नहीं, बाकीलाल के कैरेक्टर का, तो कौन सा वो सीन है, और उस सीन को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे डायलॉग सुना सकें। तो क्या होता है, माइंड्स पे जब हम फंस गए होते हैं तो हमें लगता है मैनेजमेंट हमें ढूंढ नहीं पाएगा, हम लोग लॉस्ट हो गए हैं माइंड्स के अंदर। तो रवि किशन जी बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम सब बेकार हो, मतलब मर जाएंगे हम, ये वो है। तो मैं बच्चा हूँ मासूम सा, तो वहाँ तिलमिला जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। तो मैं मैं मतलब वहाँ पे इमोशनल होकर बोलता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। हम कहते थे हमको खदान में काम नहीं करना है, हमारी मौत के जिम्मेदार भी आप ही होंगे, आप ही होंगे हमारे मौत के जिम्मेदार, चाचा आप ही होंगे हमारे मौत के जिम्मेदार। Then he slaps me and I cry, मैं मुझसे गले मिलते हैं। मेरा ऑडिशन भी, मतलब सर को ये सीन ये बहुत पसंद आया था। तो वहाँ पे जब मैं कहीं पे डाउन हो रहा था तो सर बोल रहे थे कि नीरज ऑडिशन इतना अच्छा किया है, घबरा क्यों रहा है। वेरी टैलेंटेड, आई हैव, थैंक यू सो मच। क्योंकि क्या होता है कि आप उस जोन में नहीं है कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे कॉमेडी चल रही है, बहुत फनी इन्वायरमेंट हो रखा है, अचानक से आपको इस तरह का कोई इमोशनल सीन करना है, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक एक्टिंग इज बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने जिस तरह से, अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पे, है ना, लेकिन फिर भी आपने वो चीज़ कर दी। तो ये कितना डिफिकल्ट आपको लगता है, मतलब अचानक से उस कैरेक्टर में आना। अब मान लीजिए अभी आपको कहा जाए कि कोई आपको फनी सीन करना है, अभी आप इमोशनल सीन कर रहे थे, अभी आपको फनी सीन करना है, तो ये जो आप चेंज करते हैं, जैसा हमने सुना था कि जैसे काजोल है, वो बहुत हंस रही है, खेल रही है, अचानक से इमोशनल सीन कर देती है, मैंने किसी से सुना था। तो आप किस में लेके, मतलब क्या ओपिनियन है, आप कैसे? तो बेसिकली हर एक एक्टर का अपना एक मेथड और प्रोसेस होता है, और वो कर करके इतने सीजनड हो गए हैं ना। बट यही है कि हाँ, हमें भी एक्टिंग स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं, हम कोशिश करते हैं कि इंप्लीमेंट हो जाए। क्योंकि एक्टिंग मैं मानता हूँ ना, जैसे बोलते हैं कि माँ सरस्वती आपके अंदर आ जाती हैं, जब कोई सितार प्ले करता है तो गॉड के लिए प्ले करते हैं ना लोग, तो अंदर से निकलता है वो। तो मुझे भी लगता है ये बहुत ही प्योर चीज़ है, क्योंकि इमोशन करना, इमोट करना अपने आप में एक प्योर चीज़ है। तो वो नॉड लगना, उसमें प्रैक्टिस तो है ही है। और अब मैं भगवान से जब भी मैं कुछ भी करता हूँ, मैं हमेशा प्रे करता हूँ कि आज सही सुर आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अभी मिशन रानीगंज भी देख रहा था, तो अपने सीन्स जब मैं देख रहा था, बोला यार ये तो और बेटर हो सकता था। तो वो हमेशा लगा ही रहता है। अच्छा, ये देखने के बाद आपके घर वालों ने क्या कहा, आपके दोस्तों ने क्या कहा, उनको पसंद आया, क्या रहा? सबसे पहले तो माँ बाप का जो मतलब फीडबैक आता है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो बहुत इमोशनल थे। मतलब मैं अभी मेरे शहर में उन्होंने स्क्रीनिंग रखी थी रानीगंज की, मेरे शहर वालों ने बहुत स्वीट जेस्चर किया था। वहाँ के सिनेमा हॉल में दे मेड माई पोस्टर और बाकीलाल और स्क्रीनिंग रखी थी।
तो मैं जब फिल्म देख रहे थे हम चारों बैठ के, तो मैंने तो देखी हुई थी, कई दफ़ा देख ली, प्रीमियर पे भी देखी थी। तो मैं बैठा हुआ था अंधेरे पे, तो वैसे करके ना मैं मम्मी को ऐसे ऐसे करके देखे जा रहा था पापा को। तो मम्मी की मैं आंखों में देख रहा था, थोड़ा सा नमी आ रखी थी। पापा भी मेरे ऐसे करके देख रहे थे, बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह। तो मेरे लिए वो बड़ा वाव मोमेंट था। हाँ, और दोस्तों के तो बहुत कमेंट्स आए, मतलब आए, अभी भी आ रहे हैं, मतलब फ़ोन पे मैं उनको थैंक यू बोले जा रहा हूँ। दे आर कॉलिंग मी, सो वेरी हैप्पी। नहीं, मैंने तो मतलब मूवी नहीं देखी है, लेकिन जो आपने कुछ 30 सेकंड का यहाँ पे डायलॉग सुना है ना, मैं मतलब कह सकती हूँ डेफिनेटली कि आपने बहुत अच्छा प्ले किया होगा, क्योंकि यही बहुत कुछ और पता है आपको, अभी तो नेशनल सिनेमा डे पे हमारी फिल्म की टिकट 99 हो गई थी, ठीक है। तो ये अपने आप में, क्योंकि अक्षय सर और टीम मतलब हमेशा ऐसे ऐसे एफर्ट्स करते रहते हैं कि इस टाइप की फिल्में सब तक पहुँचे। तो अभी भी काफी जी, रेट कम कर दिया आई थिंक। अभी भी फिल्म अभी अभी पूरे इस वीक 112 की है। आप कहीं भी जाओ, 112 रुपये में आप मिशन रानी का देख के आओ। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और ये रियल स्टोरी है, मैं कहूँगी इंसिडेंट काफ़ी रियल है। और जो आपने कैरेक्टर का नाम बताया, बांकेलाल, नहीं, जसवंत सिंघल, उनकी जो ब्रेवरी है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, उसके बारे में आप थ्रिलर मूवी है उसको समझेंगे, देखेंगे। और नेगी जी को भी आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने पहाड़ का नाम उसमें जो है रोशन कर रहे हैं। हालांकि एक बिहारी बांकेलाल एक बच्चा कैरेक्टर है उसमें, लेकिन ये अलग ही उसमें आपको नजर आएंगे, उनकी जो स्किल है वो आपको देखने को मिलेगी। और आज आपसे बात करके नीरज बहुत मैं एक अच्छा बस लगा। छोटी सी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, 1 मिनट की। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो बेसिकली मैं उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। तो मैं उत्तराखंड देवभूमि से बिलोंग करता हूँ। ये देवों की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। तो मैं, क्या होता है, जब भी लो होता हूँ या कुछ भी होता हूँ, तो बस मैं, क्योंकि मैं मतलब मेरे को अंदर से आ जाता है कि नीरज तू हिमालय का बेटा है, तू हिमालय पुत्र है, हिमालयस में रहा है ना, और वादियों में रहा है, और देवी देवताओं का आशीर्वाद है। यहाँ पे हमारे 5 धाम है ना, पंच केदार बोलते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, और जैसे मैं बहुत जाता रहता हूँ कैंची धाम। तो मुझे लगता है कि बेस्ट फीलिंग आती है, और यही को लगता है कि मतलब यही एक एनर्जी है ना। तो और मैं चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड का नाम रोशन करूँ, देश का नाम रोशन भी करूँ, और रिप्रेजेंट करूँ अपने स्टेट को, क्योंकि वहाँ भी लोग जाने की, मतलब उत्तराखंड के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, और हम लोग आगे बढ़ के आएंगे। बिल्कुल। तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप ये मूवी को आप सभी लोग जो है ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और काफ़ी एंगेज करके, जो मुझे लगा है रिव्यू देख के, कि काफ़ी एंगेज करके मूवी आपको रखने वाली है, और बहुत ही मज़ा भी आएगा। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज उत्तराखंड तक पर आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे नीरज नेगी जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया, इस मूवी के बारे में बताया, और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे, सारी बातचीत उन्होंने आज हमसे की। तो इसी के साथ पहाड़ के गौरव के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।